नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है पटना एलन मिश्रा में हैं और आपको बता दें कि यहां आज कालिका नंदन का जो है जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जहां राज्यपाल जो है बिहार के पहुंचे हुए हैं, पूर्व राज्यपाल गंगा चौरसिया पहुंचे हुए हैं और उनके तस्वीरों पर जो है पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की जा रही है। दीप प्रज्वलन करके शुरुआत की जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा युवा मोर्चा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष था 90 से 95 साल में अध्यक्ष। तो जब जत्था यहाँ जा रहा था वहां अयोध्या, तो संगठन ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाली कि साहब नौजवानों को भेजने का काम तुम्हारा, नौजवान का तुमको भेजने का काम करना है, ये जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। मैं लड़ गया कैलाश से, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैंने इतना मेहनत किया, मैं इतने लोगों को भेज रहा हूं, मैं भी जरूर जाऊंगा। एक जो सेंटिमेंट था उधर जाने का, उन्होंने डांट के अगर नहीं जाना है तुमको भेजना है तो सच पीछे मैं रोने लगा। आप मुझे एक बड़े काम से वंचित कर रहे हैं कैलाश, मैंने इतना मेहनत किया, इतने लोगों को भेजा मैंने, मैं रोने लगा। रोते रोते मैं रूम से बाहर निकल गया। कालका वोट क्या है, और कंधे पे हाथ रखकर जो उन्होंने मुझे समझाया, विस्तार में नहीं जाऊंगा, विस्तार में जाने में समय ज्यादा लगेगा, तो मैं सामान्य हो गया और फिर जो भेजने का काम तो करने लगा। ये दो घटना ने मेरे जीवन पर बड़ा असर डाला है। विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखना एक बात को जो उन्होंने मुझे सिखाया, और दूसरा जो अच्छा काम करे उसको शाबाशी देना ताकि वो और ज्यादा प्रेरित होकर काम कर सके। इस दो घटना ने मेरे जीवन पर बड़ा असर डाला। मैंने इसलिए बाकी उनके विभिन्न व्यक्तित्व के विभिन्न विषयों पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कालका मुझसे जब भी मिला, जब मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी का जब प्रदेश अध्यक्ष बन गया 98 में, तो कई बार कानूनी सलाह के लिए जाया करता था। जब भी मिला, अब पता नहीं क्या आकर्षण था, मुझे लगता था कि मुझे वो पुत्रवत व्यवहार करते थे मेरे साथ, और बड़े स्नेह के साथ समझाना, बताना और मुस्कुराते हुए अपनी बात कहना। ये जो व्यक्तित्व था, आज 100 साल हो गए मुझे, बड़ा 100 साल हो गया, इतने दिन से नहीं है, तब भी उनकी याद हमेशा रहती है। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो कालका बाबू की याद मुझे जरूर आती है। आज इस अवसर पर मैं अधिक नहीं कहता हुआ, उनके चरणों में सदस्य नृत्य करता हुआ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत माननीय नंद किशोर यादव जी, सिक्किम के एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल, मेरे अभिभावक आदरणीय गंगा प्रसाद जी, बिहार प्रदेश के राजस्व मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे मित्र दिलीप जायसवाल जी, मंच पर बैठे बार काउंसिल के प्रमुख यहाँ के रमाकांत शर्मा जी, सभागार में सभी उपस्थित मान्यवर, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री माननीय विनायकराव देशपांडे जी, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, स्वर्गीय कालिका बाबू के बारे में बहुत कुछ बताया गया। मुझे लगता है और कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे उनका और मेरा परिचय भी नहीं था, परंतु जिस दिन नीरज जी आए थे, तब से जाकर मैंने उनके बारे में कुछ समझने का, सोचने का, विचार करने का प्रयास किया। तब पता चला कि ऐसे एक व्यक्तित्व को बिहार के प्रदेश के भीतर और बाहर भी जानने की आवश्यकता है। उनके चरित्र को, उनके जीवनी को, प्रसंगोत्पाद जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं उनको, और उस माध्यम से उन्होंने समाज को जो मार्गदर्शन किया, इन सभी को समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। समाज में हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है उनके सामने आदर्श नहीं होते। इनके बारे में उनको बताया जाए, किस व्यक्तित्व को बारे में उनको हम कहेंगे कि इसका अनुसरण करिए, इसका अनुचर बनिए,
और बाद में हम देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, और समाज में ऐसे जब व्यक्तित्व का अभाव होता है तो हमारे आसपास ही ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित होते हैं, बहुत बार हमको दिखाई नहीं देते, परंतु ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन भर केवल समाज के लिए ही काम किया है। कालिका नंदन जी इस कैटेगरी में आते हैं। इस व्यक्तित्व का नाम कालिका नंदन। उन्होंने समाज के बारे में, मैं कुछ उनका नेतृत्व कर रहा हूं, ऐसा सोचकर कभी मार्गदर्शन नहीं किया, परंतु प्रसंग आते समय प्रसंगोत्पाद जो मार्गदर्शन उस समय करने की आवश्यकता थी उसको उन्होंने उस समय के लिए मार्गदर्शन कर दिया। जैसे कि अभी सभी यहाँ के पुरुष, अभी अधिकारी पुरुष सभी बता रहे थे, और उनमें से बहुत सारे यहाँ बैठे हुए मान्यवर जो अधिवक्ता भी रह चुके हैं, उनके सहयोगी भी रहे हैं, वो सभी बता रहे थे कि किस दृष्टि से उन्होंने प्रसंगोत्पन्न जो प्रसंग आ गया उसके ऊपर उन्होंने मार्गदर्शन किया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सभी चीजों को, बातों को सबके समाज के सामने रखने की आवश्यकता होती है। आज का कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है। आज का कार्यक्रम उन्होंने जो यहाँ के सब लोगों को, यहाँ के समाज को, यहाँ के धर्म को, तब मैं आ जाऊंगा, और इसलिए हम भगवान के यहाँ देखते रहते हैं कि भगवान कृष्ण कब अवतार लेकर यहाँ आ जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होता। हमारे ऐसे भगवान ने अनेक लोगों को निर्माण किया है, जो उनकी सीख जो है, उनका कर्म योग जो है, वो समाज के उस समय पर बताते जाता रहता है। कालिका नंदन जी का उपयोग इस दृष्टि से हमारे समाज को है। विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जो समाज के लिए करने की आवश्यकता होती है वह कर्मयोगी। और भगवान ने कहा है कि आप कर्मयोगी ही बनिए, चिंता फल की भी न करिए और कर्म की भी मत करिए। आपका अधिकार कर्म पर भी नहीं है, फल पर तो नहीं है, परंतु कर्म पर भी नहीं है। आपको सिर्फ काम करना है। ऐसी भावना लेकर, ऐसी मानसिक अवस्था बनाकर जो काम करने वाले समाज में पुरुष होते हैं, समाज के जो अभिभावक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उनका बार बार स्मरण करने की आवश्यकता होती है। मुझे नीरज जी से इतना ही कहना है कि ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके उन्होंने समाज के सामने उनकी जीवनी, उनके आदर्श, उनके विचार रखने का जो प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय है। आने वाले समय के लिए एक पूंजी है, एक पाथेय बनता है, और इसलिए उनकी स्मृति में एक व्याख्यान माला भी आयोजित की जा सकती है। अनेक अच्छे अच्छे विचार उनके यहाँ सबके सामने आ जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या समाज के हित में कहने की आवश्यकता है, क्या करने की जरूरत है, जिस हित के लिए, जिस आस्था के लिए, जिस हेतु के लिए कालिका नंदन जी का जीवन पूरा व्यतीत हो गया, वो सब विशेष रूप से सबके सामने आने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए बनती है कि समाज के अपने जो नई पीढ़ी है, समाज में अपने जो नए विचार लेकर चलने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उनके लिए ये सब जीवनी ऐसे विचार प्रस्तुत करने की प्रेरणा होती है, प्रेरणा मिलती है, उनके लिए आदर्श बनती है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं नीरज बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे यहाँ पूर्व जो वक्ता थे उन सब ने इनके बारे में, कालिका नंदन जी के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। मैं इतना ही स्मरण, इतना ही यहाँ एक आग्रह करूँगा कि जब जब ऐसी कोई अवस्था आती है तब उनके विचारों का हम स्मरण करें, अनुसरण करें और उस पर चलने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा
उस समय उनके विचार को और जनसंघ काल से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक एवं अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे दिव्य पुरुष को आज हम लोग याद कर रहे हैं। जब भी किसी इंसान को याद किया जाता है, जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो ऐसा जरूर अनुभूति या प्रतीत होता है कि उस इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास बात था। मनुष्य का जन्म ही अच्छे कर्मों और परोपकार के लिए हुआ है, और जब हम जीवन में कुछ नेक काम, अच्छा काम करते हैं, समाज के प्रति अपने जीवन को समर्पित रखते हैं और इंसानियत और मानवता को अपने जीवन में अनुग्रहित करते हुए, यापन करते हुए लोगों के काम आते हैं, तो दुनिया याद करता है। कबीर की वो वाणी, और उसको जब हम सुनते हैं कि जब कोई इंसान जन्म लेता है तो परिवार में खुशियां मनाई जाती है, लोगों के चेहरे पर हंसी आता है, और जब वही इंसान अपने जिंदगी के अंतिम क्षण में हम लोगों से विदा ले और सबके आंखों में आंसू हो, तो उस जीवन का, उस इंसान के जीवन का सफल गाथा बाद में लोग जरूर याद रखते हैं। यानी आपने क्या किया, आपके जाने के बाद भी अगर लोग याद रखे, तो यही आपके जीवन की कमाई है। इंसानियत और मानवता का वही आपका पूंजी इस दुनिया में, पृथ्वी पर रह जाता है। इसलिए हर इंसान को, जिस तरह कालिका बाबू ने अपने जीवन में अच्छे काम किए, हर इंसान को जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। भगवान ने मौका दिया है, बहुत मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिला है, इससे अच्छा स्वरूप, इंसान से अच्छा कोई स्वरूप भी, जीव भी नहीं है दुनिया में। तो आप और हम कालिका बाबू के उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ें, सबका भला करें, सबको प्यार दें, सबकी चिंता करें, सुख दुख में शामिल हो, और सब पूरा देश एक परिवार बनकर आगे बढ़ें। तो आने वाले समय में दुनिया कालिका बाबू के तरह हम लोगों को भी याद करेगा। पुनः मैं कालिका बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर जी, हम सबके अभिभावक और पूर्व राज्यपाल श्री गंगा बाबू, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा जी, कार्यक्रम के संयोजक विजयानंदन जी, नीरज नंदन। बड़ी कठिनाई है, आगे किसका नाम लो नहीं लो। कश्यप जी, जयनंदन जी, हरिंदर जी, जीवेश जी, देशपांडे जी, संजय जी, शैलेंद्र जी, राकेश जी, नाम आधे लोग का ले सकता हूँ, लेकिन बंद करता हूँ, नहीं तो मैं नाम ही लेता रह जाऊंगा, मेरा समय समाप्त हो जाएगा। कालिका बाबू को मैं 74 से जानता हूँ, 50 साल हो गए, लेकिन विस्तार से जीवन की चर्चा करना संभव नहीं है, उतना समय भी नहीं। लेकिन कालिका बाबू बहुत प्रारंभ में ही संघ से जुड़े। जहां तक मुझे जानकारी है 1944 में जुड़े वो संघ से। बाद में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो जनसंघ जुड़ गए कामन से। बाद के दिनों में विश्व हिंदू परिषद में आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, विश्व हिंदू परिषद में आए, एक लंबी श्रृंखला है। और शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, कालिका बाबू चुनाव भी लड़े लोकसभा का 1967 में नालंदा लोकसभा क्षेत्र से। दो घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिसका असर मेरे जीवन पर पड़ा है। एक तो घटना है 1982-83 जब मैं पटना नगर निगम का डिप्टी मेयर था और भारतीय जनता पार्टी का पटना का जिला अध्यक्ष था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में आयोजित हुई थी।
तो उसमें कैलाशपति मिश्र जी और स्वर्गीय अश्विनी कुमार जी संगठन का सब काम देखते थे। उन लोगों ने तय किया कि साहब अटल जी को थैली भेंट करना है 1 लाख का। मुझे बुलाया राधक समय नंदू 1 लाख की थैली देनी। उसमें अश्विनी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए धन संग्रह का काम करते थे। तो मुझे लगा कि अश्विनी जी कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, 4-5 जगह फोन कर देंगे तो पैसा हो जाएगा, 1 लाख दे देंगे, कहाँ देंगे, बड़े उत्साह से कहा। फिर 1 सप्ताह बाद मैं गया अश्विनी जी के पास, 2-4 जगह फोन कर दीजिए तो पैसा मिल जाएगा। मैं क्यों फोन करूँ, तुमने हाँ कहा था, तुम इकट्ठा करो। मैं बड़ा संकट में पड़ा, क्या करूं। तो एक सुझाव दिया, संयोग से कालका बाबू वहां बैठे थे। एक सुझाव दिया अश्विनी जी ने कि एक काम को तुम्हारे वर्कर है नाम कहा है, तो तुम विचार करो आपस में कैसे कर सकते हो। तो मैंने अपने वर्कर्स की बैठक बुलाई और हमने तय किया कि हम पटना के हर दुकान में जाएंगे और जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया लोग देगा वही मांगेंगे, बड़ी राशि के चक्कर में नहीं पड़े। तो कुल मिलाकर 1 लाख की जगह हमने 1,87,000 रुपये इकट्ठा किया। मैं राशि की बात कर रहा हूँ। और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद समीक्षा बैठक हुई तो उसमें संजोग से कालिका बाबू आए थे कैलाश जी से अश्विनी से मिलने के लिए। तो जब उन्होंने सुना कि मैंने 1,87,000 इकट्ठा किया है तो कहा कि पहले तुम मेरे घर आना, तब तुमसे बात करेंगे। और बुला के पूरा विवरण पूछा है कैसे इकट्ठा किया, और जो शाबाशी उन्होंने दी उसने मुझे और अधिक काम करने की प्रेरणा उससे मिली। मैंने इसलिए इस बात के लिए किया में कि यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किस तरह से जो है चाहेंगे उनके आज जन्मदिन पर क्या कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है? संकल्प तो ये है कि उनके दिए हुए संदेशों को आगे बढ़ाना है, समाज को बदलना है, समाज के मूल्य और कर्तव्यों पे ध्यान देनी है कि जो मूल्य उन्होंने रखा था उस कालखंड में 40-45 के बीच स्वर्गीय कालिकानंदन जिस पूरी माला के एक छोटे से मोती थे। सिर्फ यही नहीं थे, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग थे। हम लोकली बिहार में कालिका बाबू भी थे जो उस समय आगे एक आदर्श समाज की कल्पना उन्होंने की थी और विकासशील समाज। विकास तो हुआ लेकिन समाज कहीं खोखला हो गया। आज समाज में जब अपने आगे की पीढ़ियों को देखते हैं या अपनी पीढ़ी की भी पेरेंटिंग पर गौर करते हैं, मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, पेरेंटिंग पर जब गौर करते हैं तो शर्म आती है, लज्जा आती है, लगता है ये हम लोगों ने मिलकर क्या कर डाला। शिक्षा लेने के नाम पर लोगों को असंस्कारित कर दिया। हम सनातनी लोग हैं, हमारा देश का सनातन ही धर्म है। बचपन से सुना था पिताजी से कि व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और आज की सच्चाई तीसरी वाली है। ये पैसे के पीछे भागने की ऐसी दौड़ मची हुई है जिसमें इंसान इंसान को खा जाना चाहता है, किसी भी हाल में पैसा कमाना चाहता है, अपना सब कुछ सर्वस्व बेचकर, अपनी ज़मीर बेचकर, अपनी इज्जत बेचकर और अपने घर परिवार को बेचकर। इसे हमें रोकना पड़ेगा और ये नहीं रुकता है तो इसके लिए कड़े मापदंड अपनाने होंगे। कहा गया है ना कि जैसे घी नहीं निकलता है सीधी उंगली से तो थोड़ा घी उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। हमारी उस पीढ़ी जो कालिका बाबू मेरे पिताजी हैं, एक अलग विषय है, वो पिताजी थे। 1940-45 में कालिकानंदन प्रसाद सिंह उनका पूरा नाम था, फिर प्रसाद सिंह हटा के कालिकानंदन को कालिका जी या कालिका बाबू कहते थे। संघ और पटना हाईकोर्ट में उनका प्रारंभिक गांव खेतलपुरा गांव है जो अब के नालंदा जिला में पड़ता है, और बरबीघा स्कूल है, बरबीघा बाजार है 2 किलोमीटर पहले मुंगेर जिला में था। शेखपुरा है, वहाँ से हाई स्कूल किया उन्होंने और पटना आकर के उन्होंने स्नातक और विधि स्नातक किया और 53 में पटना व्यवहार न्यायालय में वकालत की शुरुआत की और तदोपरांत 3 वर्ष बाद 56 से जीवन के आखिरी सांस तक वो पटना उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील थे जो दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक तीनों ही मामले के एक्सपर्ट थे। 1970 के कालखंड से उनकी मृत्यु तक उन्होंने कई संगठन को खड़ा करने के काम में अहम भूमिका अदा की, जिसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो वो खुद ही पुराने स्वयंसेवक थे 40 और 45 के कालखंड में, और उन्हें सौभाग्य प्राप्त था
कि हेडगेवार जी के साथ तो नहीं, लेकिन गुरु गोलवरकर जी, जिन्हें गुरु जी कहा करते थे, वो चाय बहुत पीते थे, पिताजी बोलते हैं, उनका सानिध्य भी पिताजी को प्राप्त था। काफ़ी समय बिताया था उन्होंने। जब फिर देश में तो उस समय विचारधारा का ज़्यादा प्रचार नहीं था, लोग अस्पृश्य जिसको अनटचेबल कहते हैं वो समझते थे लोग, कोई पूछने वाला नहीं था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों को। ये अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था और वहाँ सेवा का काम भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, तो राजपथ पर परेड भी जवाहरलाल नेहरू एज प्रधानमंत्री करवाए थे, विवश हुए थे करवाने को, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्य किया था। पिताजी मूलतः उसमें थे। फिर जब राजनीतिक पार्टी एक बनाने का विचार आया, सभी अनुषांगिक संगठन तो बहुत कम थे उस समय 40-45 में, मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ख्याल आया कि विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए समाज के जितने भी अंग हैं उसमें अपना फैलाव होना आवश्यक है। तो जनसंघ, भारतीय जनसंघ के निर्माण की योजना बनी, जिसके पिताजी बहुत सारे संस्थापक सदस्यों में से एक संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कालिका नंदन प्रसाद सिंह भी थे। उसमें वो पूरी शिद्दत के साथ जुट गए कार्य में। और तब बलराज मधोक जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, नानाजी देशमुख थे, कितना नाम बताऊं, बहुत नाम है पुराने। इन सबों का पिताजी के साथ आना जाना, काम कंधे से कंधा मिलाकर, नाश्ता खाना, प्रवास में घर पे रहना होता रहता था। आज जो कार्यक्रम हुई, कौन कौन लोग आए और क्या? इसमें कार्यक्रम आज जन्म शताब्दी का हुआ। स्वर्गीय कालिकानंदन प्रसाद सिंह जी, मेरे पिताजी जो थे, उनका जन्म शताब्दी, चूँकि 1 जनवरी 1924 के पैदाइश थी, तो उस हिसाब से 1 जनवरी 2024 का 100 वर्ष पूरा हुई, शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो इसमें हमने चर्चा कर दी, चूँकि मेरे मन में बहुत दिन से था मृत्यु के बाद कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाज को कुछ एक वाइब्स जाए, एक संदेश जाए, समाज जागृत हो। तो मैंने सोचा कि सबों को लेकर चलेंगे, अकेले भी कर सकते थे। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में और पटना हाईकोर्ट दोनों जगह हमने चर्चा की और एक योजना बनी। हम लोग राज्यपाल के पास गए कि इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में जन्म शताब्दी समारोह जो ये स्वर्गीय कालिकानंदन प्रसाद सिंह जी का था, जो अंत हो गया भी, इन्हें मुख्य अतिथि थे बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, मुख्य अतिथि थे। और गेस्ट ऑफ ऑनर जिसको कहते हैं वो श्री नंदकिशोर यादव जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष भी 2 बार रह चुके हैं और पिताजी के बहुत प्रिय थे। सुशील जी भी थे, अब तो वो रहे नहीं, सुशील कुमार मोदी जी। अगर आज वो जहाँ कहीं भी होंगे तो सुशील मोदी जी इस कार्यक्रम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे, जो पिताजी के सुशील मोदी जी बहुत प्रिय थे। बिहार के अध्यक्ष थे तो बाबूलाल मरांडी दक्षिण बिहार का कार्य देखा करते थे। प्रथम मुख्यमंत्री जब वो बने थे और भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थी, बोले बाबूलाल को आशीर्वाद देने चलोगे? नहीं रहे, चलेंगे हम। तो चलिए। उस भीड़ में कागज़ कैसे कैसे पहुँचा वो मैं जानता हूँ, और उसके सारे कमांडो को लेकर के बर के गार्ड के पीछे हाथे में बाबूजी को पैर छू के और हाथ पकड़ के अंदर बाबूलाल मरांडी गए थे। ऐसे संस्कार हम लोगों ने उन लोगों ने दिया था। यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर में नंदकिशोर यादव जी थे, जो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके अलावा भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी थे, मंचासीन। इसके अलावा उप राज्यपाल सिक्किम में मेघालय गंगा प्रसाद जी, जो पिताजी से बहुत क्लोज रहे थे, छोटे थे, उम्र में छोटे थे, क्योंकि इनका 100 साल हुआ, उनका करीब गंगाओं का अगर मैं स्मरण करूं तो कुछ 87 वगैरह भी हुआ होगा या 85 होगा, वो थे। प्रशांत कुमार शाही जी आने वाले थे, महाधिवक्ता, लेकिन किसी कार्य में लगता है वो विवश हो गए। तो फिर हम लोगों ने कहा भाई 60 साल है, तो रमाकांत शर्मा जी थे मंच के नीचे, उनको तुरंत हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप वकीलों का मोर्चा तो संभालिए, वकालत का भी 60 वर्ष कालिका बाबू का रहा है। तो बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा जी भी मंचासीन थे। बाकी बहुत महामहिम राज्यपाल ने एक बड़ा होमवर्क दिया आपको, कहा उन्होंने कि कालिकानंदन प्रसाद जी का जो जीवन काल था, जीवन काल क्षेत्र था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं व्याख्यानमाला युवाओं के बीच। जी, वो नंदकिशोर यादव जी ने भी थोड़ा कहा और माननीय राज्यपाल जी ने उसको मुझसे वचन लिया, और वचन मैंने दिया कि मैं आपसे वचन देता हूं, मैंने दिया है कि ये श्रृंखला यहाँ नहीं रुकेगी। जैसे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कालिकानंदन प्रसाद सिंह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि समाज को संदेश देने का एक स्तंभ है, इस स्तंभ को गिरना नहीं चाहिए, स्तंभ हमेशा दिखाई देना चाहिए।
वरना आज के दिन शायद ये कार्यक्रम, यहाँ तक वो बोले कि ये कार्यक्रम नहीं होता तो बहुत सारे लोग ये जान भी नहीं पाते कि नंदकिशोर यादव ने कोट किया कि 1967 में वो भारतीय जनसंघ का चुनाव लड़े थे और द्वितीय स्थान उस कालखंड में आया था। ये शायद यहाँ के 90% लोगों को पता भी नहीं था। तो इसलिए राज्यपाल महोदय का जो यह सुझाव है स्वागत योग्य है कि स्वर्गीय कालिका नंदन प्रसाद सिंह जी या उन जैसे और भी जो खोए हुए लोग है, क्या कि आजकल महिमा मंडन की परिपाटी चल पड़ी है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो यहां तो मैं अंत में हूं, हम लोग तो आखिरी पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं। मैं कहूं कि मैं नीरज नंदन हूं तो मैं उसी दिन से पतन में चला जाऊंगा। स्वर्गीय कालिका बाबू इसमें विश्वास ही नहीं करते थे। हम और हमारे यहाँ विश्वास, हम और हमारे, मेरा बेटा मेरे बाप फलना नहीं, कुछ नहीं, संगठन संगठन और संगठन। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहा जाता है संघ परिवार, और वहां ट्रेनिंग यही दी जाती है। आज भी था और 50 साल पहले भी था कि किसी के परिवार से अगर जुड़ो तो उसके चौके तक चले जाओ। कहने का मतलब उस परिवार से जोड़ लो। मेरे घर में शादी के बाद बहुत 2-3 बड़े अधिकारी आए थे, मेरी पत्नी वहाँ आई थी, तो उन्होंने बैठे बैठे कहा आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा एक हैं। उन्होंने कहा एक पैदा करके मुझे दे दो, राष्ट्र को दे दो। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसी के अनुषांगिक संगठन भाजपा है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 50-60 हर क्षेत्र में। तो आज का कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल ने जो वचन मुझसे लिया है, ये जीवन रहा और ये समाज रहा, मैं रहा, तो मरते दम तक, आखिरी सांस तक इस श्रृंखला को और वैसे व्यक्तित्व के बताए गए रास्तों को मैं समाज के सामने लाते रहने का प्रयास करूंगा, बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा की। निश्चित तौर पर आज के युवाओं को उनका जो है जीवन परिचय था, जानने का अधिकार है। बिहार वार्ता से जुड़ने के लिए आपका बहुत सब कैमरे देख लीजिएगा, थोड़ा सटिए, उनका देखिए, हाँ, बस आप वहीं रहिए, उनका ना देखिए, एकदम बहुत सुंदर। आया